गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम। तो डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, उनके अपना ड्रॉबैक जो भी थे। फिर हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सही था, कुछ वो इनके पॉइंट सही थे, कुछ वो आगे की एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिनकी वजह से उनका मॉडल फेल हो गया, स्पेशली मैक्सवेल थ्योरी। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉडल आया, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। इट इज आल्सो नोन एज बोहर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी इज गिवन बिलो। बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिनको हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जिस लेवल की एनर्जी होती है वो उसी ऑर्बिट में बिना एनर्जी लॉस किए कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहता है। ये अपना इन्होंने स्टेटमेंट दिया। रदरफोर्ड ने भी बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया। इन्होंने करेक्शन ये किया कि ये बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी फिक्स होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जिस लेवल की एनर्जी होती है वो उस लेवल के ऑर्बिट में बिना एनर्जी के लॉस के रिवॉल्व करता रहता है। तो इसको न्यूक्लियस में कोलैप्स होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्लियर। बिना एनर्जी के लॉस के रिवॉल्व करता रहता है। अब इसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बताया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट ए बोहर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वो जो ऑर्बिट्स थी बोहर ने बताया था, इसलिए उनका एक और नाम दिया गया बोहर ऑर्बिट। क्लियर। फिर अब हम सबको पता है कि जब कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो इन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, काउंटेबल वैल्यू होती है, क्वांटाइज जिसको हम काउंट कर सकें, और काउंटेबल वैल्यू होती है, लेकिन हर ऑर्बिट की अलग अलग होती है। इसलिए उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया, और इस जनरल फार्मूले से हम किसी भी एनर्जी लेवल की किसी भी बोहर ऑर्बिट की फाइंड कर सकते हैं, और वो वैल्यू थी h/2π, और इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम का एक तो दूसरा ही फार्मूला होता है वेक्टर एल डिनोट फॉर एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर एल एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वी मस्ट मेंशन हियर वेक्टर साइन। एंगुलर मोमेंटम दैट इज वेक्टर एल is equals to m into v into r. m is the mass of the particle, v is the linear velocity of the particle, and r is the radius of the circular orbit या बोहर ऑर्बिट। एक तो इस मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसमें मास ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, लेकिन हर ऑर्बिट की रेडियस डिफरेंट होती है, हर ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होती है, तो एंगुलर मोमेंटम भी हर ऑर्बिट में क्या होगा? डिफरेंट होगा। और इसका दूसरा फार्मूला बताया इन्होंने h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, और जिस एनर्जी लेवल में हमें फाइंड करना है, जिस बोहर ऑर्बिट में फाइंड करना है, जिस हमें शेल में फाइंड करना है, उस शेल के नंबर से हमें h/2π को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड करना है या फर्स्ट एनर्जी लेवल में फाइंड करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ में फाइंड करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हर एनर्जी लेवल में इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। क्लियर। तो इन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, हर ऑर्बिट की। अब यहाँ पे वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप बोल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l, इसको हम लोग क्रॉस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, या r इंटू p इंटू साइन थीटा। क्लियर। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर p, r और p के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। तो हम इस तरह एंगुलर मोमेंटम का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, इसलिए डायरेक्शन के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू जो है हम लोग इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। p यहाँ पे क्या है? लीनियर मोमेंटम है, और r क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल या रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल या रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट या रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर। यहाँ पे एक टर्म आया है क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटम इज एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी। क्वांटम इज एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ऐसी क्वांटिटी जो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हीट फ्लोर इज नॉन क्वांटाइज्ड। व्हीट फ्लोर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम वे कर सकते हैं, इसको हम तौल सकते हैं।
बट राइस इज क्वांटाइज्ड, राइस क्वांटाइज्ड है, राइस को हम काउंट कर सकते हैं। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ व्हीट फ्लोर कैन नॉट बी काउंटेड, एप्पल इज क्वांटाइज्ड सब्सटेंस। एटम क्या है, सॉरी एप्पल क्या है, एप्पल एक क्वांटाइज्ड सब्सटेंस, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकें वो क्वांटाइज्ड हैं, जिनको हम काउंट ना कर सकें वो क्या है, नॉन क्वांटाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था और इसकी फिक्स वैल्यू थी और इंटीग्रल मल्टीपल था h/2π के। ठीक है, अब आप बच्चों यहाँ पे देखो, ये एंगुलर मोमेंटम है m × v × r, nh/2π में n कोई नंबर है, 2 पाई भी एक नंबर होता है, तो कुल मिला के यहाँ पे बचा h। ठीक, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, दैट इज जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल × सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, और इनकी डायमेंशन भी सेम आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडीज, अगर किसी में रिजिड बॉडीज की एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम L = होता है I × ω। ठीक, और I किसी रिंग के लिए बात करें तो I = होता है mr², अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस I = क्या होता है, mr²। तो mr² से r से r यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये आ गया mvr। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड एक रिंग की तरह पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मूला लगेगा mr² और यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mvr। क्लियर। इसका तीसरा पॉइंट जो था बोहर मॉडल का, दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये जो इन्होंने थ्योरी, जितनी भी थ्योरी बताई थी, जितने भी पॉइंट्स बताए थे, जितने भी इन्होंने फार्मूले अपने पोस्टुलेट्स में दिए हैं, ये सभी फार्मूले या तो हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रू हैं और या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ऐसी स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक से ज़्यादा है तो आप उनको एक बाहर कर दो, सिर्फ एक बचे, तो एक बचने के बाद वो जो स्पीसी होगी उनमें वही फार्मूले अप्लाई होंगे जो हाइड्रोजन में अप्लाई होते हैं और जो बोहर ने दिए हैं। क्लियर। तो दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। एग्जाम्पल हमारा हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया। ठीक है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक बाहर कर दिया, अब ये हाइड्रोजन लाइक हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 बाहर कर दिए, हाइड्रोजन लाइक बन गया। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बाहर हो गए, अब ये हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो जो हाइड्रोजन के लिए फार्मूले मिस्टर बोहर ने बताए हैं वो सभी फार्मूले हम लोग इन स्पीसीज के लिए यूज कर सकते हैं, या इनके अलावा अगर कोई है हाइड्रोजन लाइक तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, दैट इज दोज दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देम, या जिनके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट comma its energy comma velocity of the electron etc are all quantized, that is they have fixed values। तो जैसे मिस्टर बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हर ऑर्बिट का फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है, काउंटेबल होता है, काउंट कर सकते हैं, वैसे ही हर डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस, ये बोहर ऑर्बिट जो डिफरेंट होती है उनकी रेडियस, उन ऑर्बिट की एनर्जी मैंने भी आपको बताया था, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल कहा गया है, उनकी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। तो उनकी एनर्जी, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा हो उसकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और भी बहुत सारे हैं, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, आर ऑल क्वांटाइज्ड, दैट इज दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज। जितनी बातें मैंने बताई इन सब की वैल्यू क्या होती है, हर बोहर ऑर्बिट में फिक्स होती है। क्लियर। तो अब हम इनको 1 by 1 हम एक बार हम स्टडी करेंगे। क्लियर। इसके बाद इनका जो अगला स्टेटमेंट था नंबर 5, बोहर्स स्टेटमेंट प्रिज्यूम्स n = नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोहर स्टेटमेंट मीन्स बोहर के आगे जितने भी फार्मूले आने वाले हैं उन फार्मूलों में जहाँ पे भी स्मॉल n आ जाएगा, उस स्मॉल n का मतलब आप क्या समझोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n = 1 आ गया मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 2 है मीन सेकेंड ऑर्बिट है, या फिर अगर आप क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्बिट कहा गया है तो वहाँ पे n की वैल्यू आपको 2 पुट करना है।
फर्स्ट ऑर्बिट कहा गया है तो एन की वैल्यू 1 पुट करना है, सेवेंथ ऑर्बिट कहा गया है एन की वैल्यू 7 पुट करना है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो बोहर फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज एन इक्वल्स टू 1, बोहर सेकेंड ऑर्बिट दैट इज एन इक्वल्स टू 2, बोहर फोर्थ ऑर्बिट दैट इज एन इक्वल्स टू 4, और एन शुड बी इन स्मॉल लेटर। एन जो होगा हम किस में लिखेंगे, हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों हैं नंबर, अब इनका जो 5 पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं। अब इनमें जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर ऑर्बिट में इनकी रेडियस फिक्स होती है, हर ऑर्बिट की अलग अलग होती है, एनर्जी हर ऑर्बिट की फिक्स होती है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ फिक्स होता है। तो उनको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करने जा रहे हैं कि हर ऑर्बिट में, हर बोहर ऑर्बिट में इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट में। नंबर फर्स्ट है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट, किसी भी बोहर ऑर्बिट की बात की जा सकती है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे नहीं फाइंड करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे एक डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन से हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे। उस जनरल फार्मूले से हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी ऑर्बिट की हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स एंड डज नॉट कोलैप्स इनटू इट। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है स्टेबल ऑर्बिट में, और वो कोलैप्स नहीं करता है। क्लियर? हम किस तरह भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लॉसिंग एनर्जी इन स्टेबल ऑर्बिट्स एंड डज नॉट कोलैप्स इनटू इट, और कोलैप्स नहीं करता है। क्लियर? अब कोलैप्स नहीं करता है, यहाँ पे कुछ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फोर्स को आपको स्टडी करना है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आर काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आर काउंटर बैलेंस्ड बाय Fc which is equal to सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर लगता है वो किसके बराबर होता है, उसको काउंटर बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है। तो दो फोर्स, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड के, तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में बिना इनसाइड बिना आउटसाइड जाए वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। Fc है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको हम लोग यहाँ पे स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ई, ये सबको पता है। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ई, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जेड प्रोटॉन है तो जेड इंटू ई प्लस होगा। मान लो एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव पार्ट तो खींचेगा अपनी तरफ। क्लियर? खींचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स और अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सेंट्रल की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नहीं लगता है, जो कूलम फोर्स है इसी का नाम यहाँ पे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रन करता है तो जितना अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना आउटवर्ड क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 3 फोर्स, लेकिन यहाँ पे 2 फोर्स लगते हैं। एक तो कूलम्बिक फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड जस्ट अपोजिट इन सेम मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स whose magnitude is equals to सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर, E चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, ZE टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको याद होगा कूलम का नियम, कूलम का फार्मूला 2 चार्जों के बीच में, तो कूलम ने बताया था कि 2 चार्जों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स उन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म यूज करते हैं 1/4πε0। 1/4πε0 ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जब कांस्टेंट है तो 1/4πε0 के प्लेस पे हमेशा हम के लिखा करेंगे। के है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। क्लियर। अब तो दो चार्ज मतलब एक चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ में है, दूसरा चार्ज जो न्यूक्लियस का है, वो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें साइन नहीं लेना है। साइन इंडिकेट करता है नेचर ऑफ फोर्स। दोनों माइनस है रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव हैं रिपल्सिव, 1 + 1 माइनस है तो अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे हमें साइन नहीं लिखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। साइन हमें सिर्फ ये बताएगा कि फोर्स क्या है, वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। ठीक। आर है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो अपना यहाँ पे देखो एक चार्ज तो ZE हो गया और एक चार्ज सिर्फ E हो गया। आप किसी को Q1 किसी को Q2 कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उनके बीच के डिस्टेंस जो है R है जो कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। क्लियर। तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ये कूलम्बिक फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे के हमारा एक कांस्टेंट हो गया। Q1 Q2 एक का चार्ज ZE है दूसरे का E अपान R²। इसको सॉल्व करने के बाद के ZE² अपान R²। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स आ गया ये क्या आ गया, के × ZE² अपान R²। के की वैल्यू बच्चों याद रखना कहीं पे जब जरूरत पड़ेगी तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। क्लियर। ये पूरा सिंबल जो है 1/4πε0 EPSILON एप्सिलॉन 0। अब हम सबको पता है कि जितना कूलम्बिक फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू किसके लोग सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगी। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स अलग से नहीं लगेगा, कूलम्बिक फोर्स ही यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो F कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस, सेंटीपिटल फोर्स आउटवर्ड। द कूलम्बिक फोर्स इज के ZE² अपान R² एंड सेंटीपिटल फोर्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m × v²/r। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल विच रिवॉल्विंग अराउंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सर्किल। v is the speed of the particle and r is the radius of curvature या radius of circle। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों ने लिख दिया है कूलम्बिक फोर्स काउंटर बैलेंस्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स काउंटर बैलेंस करेगा सेंटीपिटल फ्यूगल फोर्स को विच इज इक्वल्स टू सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है। कूलम्बिक फोर्स इनसाइड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा। ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू डेरिवेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं 1 जूल इज टू 10⁷ अर्ग होता है। SI सिस्टम और CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। अभी भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था MVR और दूसरा फार्मूला था NH/2π। तो MVR इज टू NH/2π होता है। यहाँ से V² अगर फाइंड करोगे तो V² हो जाएगा N² H² अपान 4π² M² R²। भाई V इज MR नीचे आ जाएगा, फिर V² करोगे इसका सबका स्क्वायर करोगे तो N² H² अपान 4π² M² R² आ जाएगा। फिर ये जो अभी भी हमने पढ़ा था कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स के ZE²/R² था, सेंटीपिटल फोर्स था MV²/R। यहाँ से M/R V² की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं N² H² अपान 4π² M² R²। इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो एक R से इधर का एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, के ZE²/R होगा, के ZE²/R होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक्चुअली M ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर N² H² अपान 4π² M² R²। अब एक बार यहाँ से M से M हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्लियर।
m से m कैंसिल करने के बाद, ठीक है, m से m कैंसिल करने के बाद अभी एक r इधर भी है, एक r इधर भी है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी। फिर रेडियस हमें फाइंड करना है, ये r आप उधर पहुंचा दोगे, के जेड स्क्वायर नीचे ले आओगे, 4 पाई स्क्वायर m पहले से था, तो रेडियस हो जाएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो जिस ऑर्बिट की रेडियस आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की फाइंड करनी है r1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट की फाइंड करनी है r2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट की फाइंड करनी है r3 हो जाएगा। तो rn क्या है, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। तो किसी भी बोहर ऑर्बिट की आप रेडियस आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है जो बार बार हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे अच्छा बच्चों उनको हम एक बार सॉल्व करके ही फाइनल आंसर लिख देते हैं, बार बार आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में नहीं करना पड़ेगा। h यहाँ पे प्लेइंग कांस्टेंट है, यहाँ पे n वेरिएबल है और z वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, z है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, तो z वेरिएबल है, n वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। तो सबकी वैल्यू जरा हम पुट कर देते हैं। h इक्वल्स टू प्लेइंग कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है एसआई सिस्टम में। 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड हो जाएगा। ये सीजीएस सिस्टम है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, सभी कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास n स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखोगे, नीचे z कॉन्स्टेंट रखोगे, बाकी सभी वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये जो रेडियस आएगी बच्चों ये एंगस्ट्राम में आएगी, और 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। तो अब अगर आपको हाइड्रोजन एटम की बात करनी है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम सबको पता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट होती है, तो उस ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1/1 दैट इज 0.529, ये 0.53 नियरली हम लोग लिख लेते हैं। तो इट मीन्स रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.529। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और इसको हम R0 से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज R1h, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो इसका मतलब किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ दैट एटम इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इंटू n स्क्वायर बाई जेड, या इसके प्लेस पे आप 0.529 भी लिख सकते हो। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का कौन सा फार्मूला है तो दोनों ही सही हैं। क्लियर। क्योंकि इसकी वैल्यू 0.529 है और इसकी वैल्यू के प्लेस पे आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो। क्लियर। अब हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, if the radius of the second Bohr orbit of lithium 2 plus is x, if the radius of the second Bohr orbit of lithium 2 plus is x, then radius of third Bohr orbit of helium plus will be, radius of third Bohr orbit of helium plus will be क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल फार्मूला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस कहा गया है, तो लिथियम में सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे 2 स्क्वायर अपान जेड। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बताया गया है कि x है, तो सॉल्व करने के बाद इसको x लिख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व करने के बाद 0.529 के प्लेस पे क्या रहेगा 3x/4, 3 इधर पहुंचा दोगे, 2 2 जब 4 नीचे आ जाएगा, तो 0.529 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 3x/4, क्या लिख सकते हो 3x/4। अब इसके बाद बच्चों आगे कहा गया है रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बताना है। तो हीलियम प्लस, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 है, लेकिन z इक्वल्स टू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो n का स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का फार्मूला होगा 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपान 2।
3² अपॉन 2। ये 0.529 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 3x/4। तो 0.529 के प्लेस पे आपने क्या लिखा, 3x/4 इंटू 3 3 जा 9/2, 9/2। इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया आपका 27x/8। 27x/8 एंगस्ट्राम में आ जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन में जो भी रेडियस आती है किस में आती है, एंगस्ट्राम में आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था, अभी पढ़ा है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज Rn इक्वल्स टू R0 इंटू n²/z। अब सेकेंड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है बोहर मॉडल ऑफ एटम में, हर ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स होती है और वही ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी के बराबर एनर्जी उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास होती है। ठीक, और वो उसी एनर्जी से कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहता है विदाउट लॉसिंग एनर्जी। तो अगर हम किसी भी बोहर ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर लें तो इसका मतलब वो एनर्जी किसकी होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी एनर्जी होगी। क्लियर। अब इसको देखो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, और मैंने बताया था जो पास की ऑर्बिट है लोअर एनर्जी लेवल की होती है, फिर एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसके कंपेरिजन में बाहर वाली क्या होगी, हायर एनर्जी की होगी, और ये क्या होगी, लोअर एनर्जी की होगी। बाहर वाली हायर एनर्जी की होगी, इनसाइड लोअर की एनर्जी की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से ज़्यादा है सेकेंड ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी है थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी है फोर्थ ऑर्बिट की, और फोर्थ ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फिफ्थ ऑर्बिट की। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम को बाहर से एनर्जी मिल जाती है, अगर एटम को बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो एटम का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल की एनर्जी से बढ़ जाती है, और जब उस एनर्जी लेवल से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा और वो जंप कर जाएगा अपनी हायर एनर्जी लेवल में, जिस एनर्जी लेवल की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है वो प्रमोट कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग देन इट्स एनर्जी इंक्रीजेज सो दैट इट जंप टू अनदर रेस्पेक्टिव हायर एनर्जी लेवल, एंड दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and the state of excitation of electron is unstable state. Therefore electron again come back into previous energy level by releasing same amount of energy which is absorbed by the electron during excitation. Clear? This is known as de-excitation of electron, and the energy released अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये प्रोसेस होती है एक्साइटेशन में और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन जिस लेवल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस लेवल में पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है, और वो जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उतनी ही एनर्जी रिलीज करके फिर से अपने आ जाएगा इनिशियल ऑर्बिट में, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वो जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा वो डिफरेंट कलर के फॉर्म में हमें अपीयर होती है, क्योंकि एनर्जी एक वेव है और वेव की अपनी वेवलेंथ होती है। तो जिस वेवलेंथ की जो वेवलेंथ वो रिलीज करेगा, जो वेवलेंथ वो रेडिएट करेगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बाय साइन कन्वेंशन निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। तो इसका मतलब जब हम दूर जाते जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू कम होती जाती है, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ बताई गई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी वो कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, और वो भी कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। तो इनफाइनाइट पे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाएगा इनफाइनाइट की तरफ तो एनर्जी इसकी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पे उसकी जीरो हो जाएगी, और जीरो से जब आप न्यूक्लियस की तरफ लाओगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और क्योंकि पहले से जीरो थी तो जीरो से जब डिक्रीज होगी तो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस
इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है तो एनर्जी वो क्या करता जाता है, रेडिएट करता जाता है, एनर्जी रिलीज करता जाता है, एनर्जी को कम करता जाता है और ऑर्बिट में आते आते उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। क्लियर। तो बच्चों इसके आगे अब हम एनर्जी के जो फॉर्म हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि एनर्जी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, फिर टोटल एनर्जी भी होती है। क्लियर। तो ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप लोग तैयार कर लो, इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे तुरंत पूछ लो। ठीक है। थैंक यू, वेरी गुड।